In today's class we are going to proceed with our next unit. फर्स्ट यूनिट हमारी पूरी कंप्लीट हो गई थी. नेक्स्ट यूनिट आती है आपकी मनी एंड बैंकिंग. कंपेयर टू द प्रीवियस यूनिट काफी इजी है. इसमें सबसे पहले जो कंसेप्ट आपने स्टडी किया था वो था बार्टर सिस्टम. बार्टर सिस्टम क्या होता है? अगर हम बार्टर सिस्टम की बात करते हैं, बार्टर सिस्टम मींस द डायरेक्ट एक्सचेंज ऑफ वन कमोडिटी टू अनदर. एक कमोडिटी देके आप दूसरी कमोडिटी लेते हो, यानी कि मैं भी कमोडिटी दे रहा हूँ और आप भी मुझे कमोडिटी दे रहे हो. दैट इज बार्टर सिस्टम. फिर इसमें क्वेश्चन कई बार आया था कि बार्टर इकोनॉमी. तो बार्टर इकोनॉमी को हम क्या कहते हैं? सीसी इकोनॉमी कहते हैं. दैट इज कॉमोडिटी फॉर कॉमोडिटी इकोनॉमी. फिर नेक्स्ट पार्ट जो आता है इस कंसेप्ट का वो है डिफिकल्टीज ऑफ बार्टर सिस्टम. डिफिकल्टीज ऑफ बार्टर सिस्टम. तो फर्स्ट डिफिकल्टी क्या थी? लैक ऑफ डबल कोइंसिडेंस. डबल कोइंसिडेंस का मतलब भाई अगर मिस्टर ए अगर मिस्टर बी को, मान लो मिस्टर ए के पास शूज है और मिस्टर ए जो है उनकी जो रिक्वायरमेंट है वो है बुक्स की, या बुक्स की कह लो या फिर किसी भी खाने पीने की चीज की, फ्रूट्स की कर लेते हैं. ठीक है. अब मिस्टर बी के पास फ्रूट्स है, तो मिस्टर ए के पास जो न्यू पेयर ऑफ शूज है, ये मिस्टर बी को कहते हैं भाई मुझे फ्रूट्स चाहिए. अब मिस्टर बी फ्रूट तभी देंगे ना जब मिस्टर बी को शूज की रिक्वायरमेंट होगी, क्योंकि फ्रूट्स के यहाँ पे वो जो पेयर ऑफ शूज दे रहे हैं, मतलब मिस्टर ए के पास जो देने के लिए वो क्या पेयर ऑफ शूज है. अगर इनकी रिक्वायरमेंट शूज की है ही नहीं तो क्या ये पॉसिबल है? तो ये बहुत ही ज्यादा बड़ी डिफिकल्टी थी सिस्टम. ठीक है. लैक ऑफ कॉमन मेजर. अब आप कितने फ्रूट लोगे पेयर ऑफ शूज के भी आप में, आप इसको मेजर करना बहुत मुश्किल है. ये शूज की वैल्यू, पेयर ऑफ शूज की वैल्यू ज्यादा होगी. अब 1 kg 2 kg किस लेवल पर बने. स्टोरेज. कॉमोडिटी आपके घर पर इकट्ठी होती जा रही है. मनी को स्टोर करना कितना ईजी है, पर अगर कॉमोडिटी ही इकट्ठी करते रहोगे तो उसको स्टोरेज करना बहुत मुश्किल होता है. ट्रांसफर करना भी मुश्किल होता है. डेफर्ड पेमेंट. डेफर्ड पेमेंट में क्या सीखा था हमने? डेफर्ड पेमेंट का मतलब होता है फ्यूचर पेमेंट. आज जो प्राइस है, जैसे कि मान लो आप बैंक से लोन लेते हो और आपने कहा कि भाई मैं 4 साल के बाद पे करूंगा, तो बैंक 4 साल का इंटरेस्ट लगा देता है आपको कि 4 साल के बाद इन पैसों की ये वैल्यू होगी. तो कम्युनिटी में तो ये चीज पॉसिबल ही नहीं है. 4 साल बाद क्या वैल्यू होगी आपको क्या पता. समझ में आ रहा है? ठीक है. और डिफिकल्टी इन द एक्सचेंज ऑफ सर्विसेज, ये सारी क्या है इसकी डिफिकल्टीज. ठीक है. फिर हमारा जो मेन कंसेप्ट शुरू होता है दैट इज मनी. मनी क्या होती है? तो मनी के लिए आप किस तरह से इसको डिफाइन करोगे? मनी मे बी डिफाइंड एज एनीथिंग विच इज जनरली एक्सेप्टेबल एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज. किसी भी चीज के बदले में जो मीडियम होता है या जो चीज हम देते हैं दैट इज मनी. एंड एट द सेम टाइम एक्ट एज अ मेजर. इसको आप मेजर भी करते हो. किसी भी चीज की जो वैल्यूएशन होती है मनी में ही होती है. स्टोर करते हैं. एंड स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट, फ्यूचर पेमेंट के लिए भी इसका यूज किया जाता है. फिर नेक्स्ट कंसेप्ट आता है आपका इस चैप्टर में, इस यूनिट में, दैट इज फंक्शन ऑफ मनी. फंक्शन ऑफ मनी में सबसे पहले आते हैं आपके प्राइमरी फंक्शन. तो अगर मैं प्राइमरी फंक्शन की बात करता हूँ तो मनी क्या होता है? मीडियम ऑफ एक्सचेंज होता है. दूसरा क्या होता है? इट इज अ कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू और यूनिट ऑफ वैल्यू. ये क्लियर हो गया? ठीक है. फिर इसके बाद आता है आपका सेकेंडरी फंक्शन. नेक्स्ट होता है आपका सेकेंडरी फंक्शन. सेकेंडरी फंक्शन तो कई बार स्पेसिफिकली ऐसा क्वेश्चन आया था, सेकेंडरी फंक्शन ऑफ मनी क्या है. सेकेंडरी फंक्शन ऑफ मनी में पहला क्या है आपका? इट इज अ स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट. डेफर्ड पेमेंट का मतलब क्लियर हो गया? फ्यूचर पेमेंट. दूसरा क्या कहोगे? स्टोर ऑफ वैल्यू. और तीसरा क्या है? ट्रांसफर ऑफ वैल्यू. ये इसके सेकेंड. ये क्लियर हो गया? ठीक है. इसके बाद नेक्स्ट कंसेप्ट आता है विच इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, दैट इज मनी सप्लाई. क्या? मनी सप्लाई. देखो मनी सप्लाई का मतलब क्या है? मनी सप्लाई का मतलब है इट रेफर्स टू द टोटल वॉल्यूम ऑफ मनी हेल्ड बाय पब्लिक एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम. जैसे मैंने पॉइंट ऑफ टाइम की बात की, कहां पढ़ा था हमने ये कंसेप्ट? स्टॉक में. एक पर्टिकुलर पॉइंट में कितना पैसा है. ठीक है. तो मनी सप्लाई क्या होता है? इट रेफर्स टू द टोटल वॉल्यूम ऑफ मनी जो किसके पास होता है? पब्लिक के पास, एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम इन एन इकोनॉमी. जैसे आपने पॉइंट ऑफ टाइम का, तो मैं कह सकता हूँ कि मनी सप्लाई क्या होता है? स्टॉक वेरिएबल. क्या होता है? स्टॉक वेरिएबल. ठीक है. अब इस चीज को थोड़ा डिटेल में समझते हैं. देखो मेजर्स ऑफ मनी सप्लाई. मनी सप्लाई को कैसे मेजर करते हैं? देखो 1997 में, कब? इन 1997
आरबीआई ने इंट्रोड्यूस किए थे 4 मेजर्स ऑफ मनी सप्लाई। आरबीआई ने क्या किया था, इंट्रोड्यूस किए थे 4 मेजर्स ऑफ मनी सप्लाई। और वो 4 मेजर्स कौन कौन से थे? फर्स्ट वन इज M1, M2, M3 और M4। ये क्लियर हो गया, ठीक है। अब एक एक करके इनको समझते हैं। सबसे पहला मेजर आता है आपका, दैट इज M1। फर्स्ट मेजर इज M1। M1 का जो फॉर्मूला होता है, ये M1 किसके इक्वल होता है? C प्लस DD प्लस OD। C का मतलब क्या? करेंसी होल्ड बाय पब्लिक इन टर्म्स ऑफ कॉइन्स एंड नोट्स। इसमें दोनों ही आते हैं भाई, हमारे पास है तो सिक्के होते हैं, नोट्स होते हैं, ठीक है। C का मतलब ये होता है। DD का मतलब होता है डिमांड डिपॉजिट। वो कौन से वाला? करंट अकाउंट। भाई हमारे बैंक में तो करंट अकाउंट होते हैं, सेविंग अकाउंट, लेकिन यहाँ पर डीडी का मतलब क्या होता है? करंट अकाउंट। डीडी में क्या आएगा? करंट अकाउंट ऑफ पीपल विद कमर्शियल बैंक। तो जितने भी करंट अकाउंट है आपके कमर्शियल बैंक में, वो जो आपके पास खुद घर पे पैसा रखा हुआ है वो। ओडी, ओडी का मतलब अदर डिपॉजिट विद आरबीआई, लाइक डिपॉजिट बाय IMF। IMF का मतलब क्या है? इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। अच्छा, इसमें क्या चीजें नहीं आएंगी? गवर्नमेंट एंड बैंक इसमें इंक्लूड नहीं होते हैं, बिकॉज उनको क्या समझा जाता है? सप्लायर ऑफ। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आया था कि नेम टू प्रोड्यूसर ऑफ मनी, तो आप क्या आंसर दोगे? गवर्नमेंट एंड बैंक। तो M1 क्लियर हो गया। M1 जो होता है इसको नैरो मनी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? नैरो मनी। और ये मोस्ट लिक्विड होता है, यानी कि इमीडिएटली क्या हो जाता है? कैश में कर। फिर सेकंड मेजर आता है आपका M2। अब M2 में क्या क्या आता है? M1 तो ये सारे आएंगे ही आएंगे। C भी आएगा, यानी कि करेंसी हेल्ड बाय पब्लिक भी आएगा। डिमांड डिपॉजिट, कौन सा अकाउंट? करंट अकाउंट, जो कमर्शियल बैंक में होता है। और OD भी आएगा, अदर डिपॉजिट विद RBI, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दिस, इसमें डिपॉजिट विद पोस्ट ऑफिस, जो पोस्ट ऑफिस में जो सेविंग्स वगैरह की जाती है, डिपॉजिट किया जाता है, वो भी इंक्लूड होता है। M2 जो होता है इसको ब्रॉड मनी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसमें ज्यादा नंबर ऑफ एसेट्स होते हैं। ये भी आ गया ना इसमें। नैरो मनी कौन सा मेजर होता है? M1। ब्रॉड मनी कौन सा होता है? M2। M2 में क्या क्या आता है? M1 के तो सारे ही आएंगे कंपोनेंट्स। उसके साथ साथ क्या आएगा? डिमांड डिपॉजिट विद पोस्ट ऑफिस। ये क्लियर हो गया, ठीक है। फिर आता है आपका M3, थर्ड मेजर। इसमें M1 तो आएगा ही आएगा, साथ में टाइम डिपॉजिट आ जाएगा। टाइम डिपॉजिट का मतलब तो स्पेसिफिक टाइम के लिए हम डिपॉजिट करते हैं। इसका परफेक्ट एग्जांपल क्या था? FD, फिक्स डिपॉजिट। टाइम डिपॉजिट लाइक FD विद डिपॉजिट फॉर अ फिक्स टाइम। तो इसमें M3 में क्या होता है? M1 के साथ TD जुड़ जाता है। M2 में क्या होता है? M1 के साथ डिपॉजिट विद पोस्ट ऑफिस जुड़ जाता है। फिर आता है आपका M4। M4 में क्या होता है? M3 तो आएगा ही आएगा, यानी कि ये भी आएगा और ये भी आएगा। प्लस टोटल डिपॉजिट विद द पोस्ट ऑफिस, जिसमें NSC के जो डिपॉजिट होता है वो एक्सक्लूड होते हैं। NSC का मतलब क्या होता है? नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट। इसको क्यों एक्सक्लूड किया जाता है? क्योंकि भैया एक तो इसका रीजन ये होता है कि जो भी आपने BSc में भी पढ़ा होगा, आई डोंट थिंक BSc में पढ़ा होगा आपने, वैसे बताया तो आपको, ये एक ऐसा सर्टिफिकेट होता है जिसमें जो कम से कम इसका जो टाइम पीरियड होता है वो 5 साल का होता है। 5 साल से पहले आप अपने पैसे ही नहीं निकाल सकते। सप्लाई का है, सप्लाई का जो पर्टिकुलर एक फॉर्मेट होता है वो आप मान के मतलब बहुत रिजिड होता है। बहुत क्या होता है? रिजिड होता है, ठीक है। मनी कांट बी विड्रॉ बिफोर मैच्योरिटी 5 years। 5 साल से पहले पैसा निकाल ही नहीं सकते। 5 साल तक आपका पैसा ब्लॉक रहे। सप्लाई का मतलब क्या है? एक सर्कुलेशन। 5 साल तो बहुत बड़ा टाइम हो गया ना। NSC को इसमें इंक्लूड मनी सप्लाई में नहीं रखा जाता। पर आपके लिए मोटी मोटी बात ये आपको समझ में आना चाहिए, अगर 1 मार्क का क्वेश्चन आ जाए कि टोटल डिपॉजिट विद पोस्ट ऑफिस जो M4 में आता है उसमें क्या एक्सक्लूड रहता है, तो आप कहोगे NSC। NSC का मतलब नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट। मिनिमम इसमें जो डिपॉजिट होता है वो 1000 रुपए का, मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं होती। पर मेन इशू जो है क्यों नहीं होता है इसको रखा जाता है वो बता रहा हूँ, क्योंकि इसमें 5 ईयर तक आपका अनलेस और अनटिल किस कंडीशन में पैसा विड्रॉ होता है? जैसे जिसका पैसा है उसकी डेथ हो जाए तब होता है, अदरवाइज नहीं निकाल सकते। समझ में आ गया यहाँ तक, ठीक है। तो मनी सप्लाई में कितने मेजर्स होते हैं? 4। नैरो मनी कौन सा होता है? M1। ब्रॉड मनी किसको कहते हैं? M2। अच्छा, इसके अलावा कई बार ऐसे भी आया था क्वेश्चन, कंपोनेंट्स ऑफ मनी सप्लाई, तो जो आपने अभी समझा, करेंसी विद द पब्लिक, डिमांड डिपॉजिट, और इसमें C क्या लिखोगे? अदर डिपॉजिट। अदर डिपॉजिट। क्लियर होगी सारी चीजें? चलें आगे, ठीक है। इसके बाद फिर आपका नेक्स्ट कंसेप्ट आता है, दैट इज बैंक मनी। क्या? बैंक मनी। बैंक मनी किसको कहा जाता है? डिमांड डिपॉजिट विद द बैंक, उसी को बैंक मनी कहेंगे।
भाई पब्लिक का जो पैसा बैंक में है उसमें हमने क्या कंक्लूड किया था, करंट अकाउंट विद कमर्शियल बैंक, दैट इज बैंक। समटाइम्स एग्जाम में समटाइम्स ये भी पूछा जाता है लीगल टेंडर मनी किसको कहा जाता है, तो मनी विच हैज लीगल सैंक्शन बिहाइंड इट, यानी कि जैसे कि मान लो आपके वो 2000 सॉरी वो 1000 और 500 के नोट जो बंद हो गए थे, तो क्या उसके पीछे लीगल सैंक्शन है, क्या वो एक्सेप्टेबल है, नहीं, अब वो लीगल टेंडर मनी नहीं रही। तो मनी विच हैज लीगल सैंक्शन, जिस पर लीगल सैंक्शन है एंड इज एक्सेप्टेड एज ए मीन ऑफ पेमेंट इज कॉल्ड लीगल टेंडर मनी। मान लो आपको किसी को 1 लाख रुपए की पेमेंट देनी है और आपको उसके ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है, आप उसको 1 1 रुपए के सिक्के देके आ जाओ, 1 लाख रुपए गिनता रहता है, वो मना नहीं कर सकता। वो मना करेगा तो आप कहोगे भैया मैंने जो पैसे दी, मनी पेमेंट आपको दी है वो लीगल टेंडर मनी दी है, आप इसके लिए मना नहीं कर सकते। वो बात अलग है कि हम ऐसा करते नहीं है, ना हमारे पास इतना टाइम है ना उसके पास इतना टाइम है। पर अभी ये केस पता नहीं आपने सुना होगा नहीं सुना होगा, किसी ने गाड़ी परचेज की थी और सिक्कों में पेमेंट करके आया था, सुना था ना। और वो सारे के सारे जो एम्प्लॉय थे उसी में लगे हुए थे, फिर 4 5 लाख रुपए सिक्कों में देके आया था, पता नहीं क्या उसको बेचारे। दीदी हाँ, देखना उसको, अगर आप देना चाहो तो दे सकते हो, कोई मना नहीं कर सकता, नहीं तो ये दिखा देना उसको, ठीक है। आगे देखो, हाई पावर्ड मनी नेक्स्ट कंसेप्ट। हाई पावर्ड मनी का सिंपल सा कंसेप्ट होता है जो करेंसी आरबीआई इशू करते हैं उसी को हाई पावर्ड मनी, जो करेंसी आरबीआई इशू करती है उसको क्या कहा जाता है, हाई पावर्ड। ये क्लियर हो गया, ठीक है। फिर नेक्स्ट कई बार पूछा जाता है फिएट मनी। फिएट मनी क्या होता है, इट रेफर्स टू द मनी व्हिच अंडर लॉ मस्ट बी एक्सेप्टेबल फॉर ऑल डेट, दैट इज करेंसी। फिर इसके बाद नेक्स्ट कंसेप्ट आता है हमारा लीगल रिजर्व रेशियो। लीगल रिजर्व रेशियो आपको पता है 2 तरह के होते हैं, एक होता है कैश रिजर्व रेशियो और एक होता है आपका स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो वो होता है इनिशियल डिपॉजिट का जो परसेंटेज होता है वो कमर्शियल बैंक अपने पास रखते हैं। कैश रिजर्व रेशियो वो होता है जो इनिशियल डिपॉजिट का पर्टिकुलर फिक्स परसेंटेज जो उनको आरबीआई के पास या सेंट्रल बैंक के पास रखवाना होता है, ठीक है। और ये दोनों टाइप किसकी होती है, लीगल रिजर्व रेशियो। तो लीगल रिजर्व रेशियो में देखो क्या आता है, लीगल रिजर्व रेशियो मींस इट इज दैट फ्रैक्शन ऑफ डिपॉजिट विद द कमर्शियल बैंक which is legally compulsory for the bank to keep in the form of cash and liquid assets as reserves. फिर इसी की टाइप क्या होती है, इसकी सब टाइप्स क्या होते हैं, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो क्या होता है, द फ्रैक्शन ऑफ डिपॉजिट which bank are required to keep in the form of liquid assets including cash with the bank itself, अपने पास उनको रखना डिपॉजिट का, ठीक है। और उसके बाद फिर आता है आपका कैश रिजर्व रेशियो, द फ्रैक्शन ऑफ डिपॉजिट द बैंक आर रिक्वायर्ड टू कीप विद द सेंट्रल बैंक। ये सारी चीजें क्लियर, ठीक है। तो मनी सारा क्लियर हो गया, मनी का कंसेप्ट। इसके बाद आता है हम मूव करते हैं अपने बैंकिंग सेक्शन पर। बैंकिंग में सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे, कमर्शियल बैंक। तो कमर्शियल बैंक क्या होता है, अगर मैं कमर्शियल बैंक की बात करता हूँ तो इट इज अ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन विच एक्सेप्ट डिपॉजिट फ्रॉम द पब्लिक एंड गिव लोन फॉर पर्पस ऑफ कंजम्पशन एंड इन्वेस्टमेंट, यही होता है। क्या कहा आपने, ये एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट होता है, पहली बात। ये क्या काम करता है, क्या इसका फंक्शन होता है, ये डिपॉजिट लेता है, करता है डिपॉजिट बैंक में जाके, सेविंग अकाउंट में करंट अकाउंट में डिपॉजिट करते हैं। विच एक्सेप्ट डिपॉजिट फ्रॉम द पब्लिक एंड गिव लोन, और लोगों को क्या मिल देता है, लोन भी प्रोवाइड करता है फॉर द पर्पस ऑफ कंजम्पशन। वो लोन कंजम्पशन के, भाई आप अपने पर्सनल लोन भी तो लेते हो, पर्सनल लोन भी होता है, और एक क्या होता है, बिजनेस लोन भी होते हैं फॉर द पर्पस ऑफ कंजम्पशन एंड इन्वेस्टमेंट। ये कहानी क्लियर, ठीक है। नाउ दिस इज अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, मनी क्रिएशन और डिपॉजिट क्रिएशन और क्रेडिट क्रिएशन बाय कमर्शियल बैंक। जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज दी थी उसमें क्वेश्चन मैंने आपको मेंशन किया था, अगर आपको याद हो तो, ठीक है। तो क्या होता है इसमें देखो, लेट अस अंडरस्टैंड दिस प्रोसेस विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल। ये आपको एग्जांपल से ही समझाना है सारा का सारा प्रोसेस, ठीक है। आपने क्या कहा, सपोज देयर इज एन इनिशियल डिपॉजिट ऑफ 1000, कितना डिपॉजिट हुआ इनिशियल, फर्स्ट राउंड में हमने कितना डिपॉजिट करवाया बैंक में, 1000, ठीक है। एंड लीगल रिजर्व रेशियो इज 20%। अब जो भी डिपॉजिट बैंक में आएगा उसका 20% जो है बैंक वो साइड में रखेगा, बाकी का जो पैसा वही आगे लोन में जाएगा। समझ में आ रही है बात, लीगल रिजर्व रेशियो का मतलब दैट इज द बैंक हैज टू कीप, अब 1000 का 20% हो गया 200 रुपीज, बैंक हैज टू कीप ₹200 एंड लैंड द रेस्ट, बाकी कितना बचा 800, बाकी का बैंक आगे क्या करेगा,
सर्कुलेशन पर रखेगा, उसको लोन पर आगे दे देगा, ठीक है। इट इज एज्यूम दैट ऑल द ट्रांजेक्शन्स आर रूटेड थ्रू द बैंक। ये माना जाता है जो भी पैसा इकोनॉमी में होगा वो सेम बैंक, मतलब बैंक के थ्रू ही होगी ट्रांजेक्शन। द बोरोवर विड्रॉज इज ₹100 फॉर मेकिंग पेमेंट विच आर रूटेड थ्रू बैंक इन द फॉर्म ऑफ डिपॉजिट अकाउंट। देखो भाई सिंपल सी बात है, आप इसको यहाँ से समझो। बैंक में आया इनिशियल डिपॉजिट, इसमें से बैंक ने लीगल रिजर्व रेशियो में कितना रखा 200, तो बाकी का जो ₹800 है ये कहाँ चला गया, ये लोन में चला गया बोरोवर के पास। समझ में आ गया, ठीक है। अब ये पैसा किसी ना किसी के पास तो जाएगा, और हमने क्या कहा, जो भी पैसा होगा वो सारा का सारा बैंक में ही आएगा। तो ये ₹800 फिर ये बैंक में दोबारा आ गया, और फिर बैंक इसका 20% दैट इज ₹160 ये क्या करेगा, LRR में रखेगा। बाकी का जो अमाउंट है 640 वो बैंक क्या करेगा, आगे लोन पे चढ़ा देगा। फिर ये जो 640 है बोरोवर के थ्रू पे दोबारा किसी ना किसी के थ्रू क्या हो जाएगा, वो कहीं ना कहीं कंज्यूम करेगा जिसका पैसा आएगा, फिर वो बैंक में आके क्या करेगा, उसको डिपॉजिट करेगा। फिर 640 का 20% बैंक सेटिसाइड कर देगा। और ये अब प्रैक्टिकली क्या होता है कि ये चीज कब तक चलती रहती है। वैसे इसको मैंने आपको एक वे बताया था कि वे जितना इनिशियल डिपॉजिट है, जब तक ये अमाउंट इस इनिशियल डिपॉजिट के इक्वल नहीं होता तब तक ही चलता रहे। तो अगर ₹200 ₹1000 कब हो गए, जब 200 × 5 हो जाएगा, यानी कि 5 गुना। तो अगर इसका 5 गुना तो इसका भी 5 गुना कर दो, ये कब तक चलता रहेगा, जब 800 × 5 4000 तक पहुंच जाओगे आप। और इसका 5 गुना का मतलब ये डिपॉजिट कितना बैंक बना, इस ₹1000 के बैंक कितना बना लेगा, 5000। अब ये तो मैंने जजमेंट बता दिया। देखिए इकोनॉमिक्स में इसका फॉर्मूला होता है, जो मैंने कहा ना 5 टाइम्स 5 टाइम्स 5 टाइम्स, यानी कि पैसा इतना मल्टीपल हो गया। इसी कंसेप्ट को हम क्या कहते हैं, मनी मल्टीप्लायर। अब इसको कैलकुलेट कैसे किया जाता है, कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होता है दैट इज मनी मल्टीप्लायर, कि कितना ये मल्टीपल हो जाएगा। अगर बैंक ₹1000 डिपॉजिट करवा रहा है तो वो पैसा कितना गुना हो जाएगा, बैंक क्रिएट मनी क्रिएट कर रहा है ना, तो कितनी क्रिएट हो जाएगी ये पैसा। तो इसका फॉर्मूला होता है 1/LRR। ये डिपेंड किस पे करता है, LR इस पे डिपेंड करता है, LRR में। आपका यहाँ पर LRR कितना है 20%, तो 1/20%। 20% का मतलब क्या हो गया 20/100। ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा 100/20, तो ये हो गया 5। यानी कि जितना भी आपका इनिशियल डिपॉजिट होगा इसका 5 टाइम ये मल्टीपल हो जाएगा। समझ में आ गया ये, ठीक है। तो क्या नहीं से दैट टोटल डिमांड डिपॉजिट का फॉर्मूला क्या होता है, मनी मल्टीप्लायर इनटू कैश रिजर्व, यानी कि कितना है आपका 1000, तो ये कितना हो जाएगा 5000। ये क्लियर हो गया, ठीक है। फिर इसके बाद नेक्स्ट कंसेप्ट आता है आपका दैट इज सेंट्रल बैंक। तो सेंट्रल बैंक को हम किस तरह से डिफाइन करते हैं, सेंट्रल बैंक क्या होता है, इट इज एन एपेक्स। एपेक्स का मतलब सुपीरियर, सबसे ऊपर सेंट्रल बैंक ही होता है आपका, ठीक है। इट इज एन एपेक्स बॉडी दैट कंट्रोल ऑपरेट रेगुलेट्स एंड डायरेक्ट द एंटायर बैंकिंग एंड मनी स्ट्रक्चर ऑफ द इकोनॉमी। समझ आ गया। एपेक्स इंस्टीट्यूट होता है जो क्या करता है, जो कंट्रोल करता है, ऑपरेट करता है, रेगुलेट करता है और डायरेक्ट करता है, डायरेक्शन प्रोवाइड करता है एंटायर बैंकिंग सिस्टम को, ठीक है। फिर एग्जाम में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि फंक्शन क्या होते हैं सेंट्रल बैंक के, व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ सेंट्रल बैंक, स्पेसिफिकली सेपरेटली भी पूछे जाते हैं। तो पहला जो मेन फंक्शन होता है वो क्या था, करेंसी अथॉरिटी और बैंक ऑफ इशू। इसमें मेन पॉइंट आप ये समझो कि इट हैज द सोल अथॉरिटी टू इशू करेंसी इन द कंट्री। सिर्फ सेंट्रल बैंक के पास अथॉरिटी की करेंसी को इश्यू करने की, ठीक है। सेकंड फंक्शन होता है बैंकर टू द गवर्नमेंट, यानी कि गवर्नमेंट का क्या होता है बैंक। एज अ बैंकर इट कैरीज आउट ऑल बैंकिंग बिजनेस ऑफ द गवर्नमेंट। ये कहानी क्लियर, ठीक है। एंड मेंटेन करंट अकाउंट फॉर कीपिंग कैश बैलेंस ऑफ द गवर्नमेंट। क्लियर है, ठीक है। इट एक्सेप्ट रिसिप्ट्स, it accepts receipts and make payment and also give loan and advances to the government। ये गवर्नमेंट को भी लोन देता है, गवर्नमेंट को एडवांस भी देता है, ठीक है। इट मैनेजेस द पब्लिक डेट एंड ऑल्सो एक्ट एज द फाइनेंशियल एडवाइजर टू द गवर्नमेंट। ये क्लियर हो गया फंक्शन, ठीक है। फिर नेक्स्ट आता है आपका दैट इज बैंकर्स बैंक एंड सुपरवाइजर। बैंकर्स यहाँ पर कौन से बैंक की बात हो रही है, कमर्शियल बैंक। कमर्शियल बैंक का भी क्या होता है, बैंक, ये उनका भी बैंक होता है और उनका भी क्या होता है सुपरवाइजर, यानी कि उनको सुपरवाइज करता है, देखता है। इट एक्ट एज अ बैंकर टू अदर बैंक्स
इन द कंट्री एंड परफॉर्म द फॉलोइंग फंक्शंस। फॉलोइंग फंक्शंस क्या करता है? परफॉर्म करता है। कौन कौन से फंक्शंस परफॉर्म करता है? पहला फंक्शन क्या हो गया आपका? कस्टडियन ऑफ कैश रिजर्व्स। इसका मतलब क्या? कमर्शियल बैंक मस्ट कीप अ प्रपोर्शन ऑफ देयर नेट टोटल डिपॉजिट विद द सेंट्रल बैंक एज कैश रिजर्व। पढ़ा था ना लीगल रिजर्व रेशियो, ठीक है। दूसरा क्या होता है फंक्शन? लेंडर्स ऑफ लास्ट रिसोर्ट। लास्ट रिसोर्ट का मतलब भैया अब तो तुम्हारे ही सहारा है। जब कोई कमर्शियल बैंक डूब रहा होता है उसको किसका सहारा होता है? सेंट्रल बैंक की, यही बचा सकता है। व्हेन कमर्शियल बैंक फेस फाइनेंशियल क्राइसिस दे अप्रोच द सेंट्रल बैंक व्हिच गिव्स देम द लोन एंड एडवांसेस। ये क्लियर हो गया, ठीक है। थर्ड आपका क्लियरिंग हाउस फंक्शन। क्लियरिंग हाउस फंक्शन क्या था, थोड़ा सा मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखो, जैसे कि मान लो एक बैंक ए है और एक बैंक है बी, ठीक है। मान लो बैंक ए ने बैंक बी को 5,000 रुपए देने, ठीक है। और बैंक बी ने बैंक ए को देने 3,500 रुपीज, ये ड्यू बैंक की साइड से। समझ आ रही है मेरी बात? तो मोटा मोटा अगर आप हिसाब लगाओ तो कौन किसको देगा लास्ट में? ए बी को कितना देना था? 5,000। बी ने, तो ओवरऑल अगर मैं इसको कैंसिलेशन या नेट इफेक्ट में डालूं तो मैं बोलूं कि ए को फाइनली इसको कितना देना है? 1,500 रुपए। अब ये जो पेमेंट होगी ये कौन, किसके अंडर होती है? सारी की सारी सेंट्रल बैंक के अंडर। प्रॉपरली ये पेमेंट हो जाए, स्मूथली हो जाए, इस चीज का ये किसके निगरानी में होता है? सेंट्रल बैंक। भाई ये जो भी ड्यूज वगैरह है क्लैरिटी कौन करवाता है? सेंट्रल बैंक करवाता है। समझ में आ रहा है क्लीनिंग फंक्शन का क्या मतलब होता है? या फिर देखो, कई बार, बहुत बार क्या होता है, आप आपका अकाउंट मान लो HDFC में, आपको किसी ने चेक दिया, वो SBI का है, ठीक है ना। अब SBI का चेक आप डालोगे तो अपने अकाउंट में, उसके अकाउंट में थोड़ी ना जाओगे, उसके बैंक में थोड़ी ना जाओगे। भैया जो भी चेक मिला आप अपने, आपने तो अपने बैंक में डाला। लेकिन ये जो चेक है वो किस बैंक का है? SBI का। तो SBI से ही तो बात करनी पड़ेगी। भैया आपके बैंक में 100% का अकाउंट है, उसके पैसे जो हमारे बैंक में जो पर्टिकुलर पर्सन का अकाउंट है उसमें आप ट्रांसफर करो। तो ये सारी चीजें भी कौन करवाता है? सेंट्रल बैंक। अब सोचो ना, पूरे देश में ऐसी कितनी ट्रांजेक्शन हो, किसी दूसरे बैंक के किसी पर्टिकुलर कस्टमर के पैसे किसी और बैंक के उसमें ट्रांसफर, ये सारा का सारा क्लीनिंग फंक्शन में आता है। समझ में आ रही चीजें, ठीक है। तो क्या होता है देखो इसमें, क्लीनिंग हाउस फंक्शन का मतलब, सिंस द सेंट्रल बैंक होल्ड द कैश रिजर्व ऑफ कमर्शियल बैंक, इट ऑल्सो एक्ट एज द क्लियरिंग हाउस फॉर दिस। तो जो भी चेक क्लियरेंस है या जो भी ड्यूज है वो सारी की सारी चीजें कौन क्लियर करवाता है? सेंट्रल। ये क्लियर हो गया। फिर आता है आपका सुपरवाइजर। सुपरवाइजर का मतलब क्या होता है? जो सबकी निगरानी करता है, देख रेख करता है। द सेंट्रल बैंक सुपरवाइजेज द फंक्शनिंग ऑफ कमर्शियल बैंक। इट मेक्स रूल्स रिगार्डिंग लाइसेंसिंग, मैनेजमेंट, ब्रांच एक्सपेंशन, लिक्विडेशन, हर चीज को लेकर रूल्स एंड रेगुलेशन यही बनाता है। मतलब कि इंस्ट्रक्ट करना, कैसे करना, कैसे आगे चलना है, ठीक है। एंड देन नेक्स्ट फंक्शन विच इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, ये मैं आपको सेपरेटली एक्सप्लेन करता हूँ। कस्टडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। इसका मतलब क्या होता है? देखो, इसका मतलब ये होता है आपका, सेंट्रल बैंक मेंटेन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व इन द फॉर्म ऑफ गोल्ड एंड फॉरेन एक्सचेंज, राइट। मेंटेन करता है। इसका पर्पस क्या होता है? क्यों इस रिजर्व को मेंटेन करता है? टू मेंटेन द कॉन्फिडेंस इन डोमेस्टिक करेंसी। कैसे? फॉर एग्जाम्पल, इफ डिमांड फॉर डॉलर इज कंटिन्यूसली राइजिंग, मतलब डॉलर की डिमांड बढ़ती जा रही है। अब किसी चीज की डिमांड बढ़ती जा रही है और अगर उसकी सप्लाई मार्केट में ना हो, उसका रेट तो एकदम बढ़ जाएगा, बढ़ेगा ना। इफ द डिमांड फॉर डॉलर इज कंटिन्यूसली राइजिंग एंड ड्यू टू दिस प्राइस ऑफ डॉलर इज इंक्रीजिंग, इसके वजह डॉलर का प्राइस क्या हो रहा है? इंक्रीज होता जा रहा है। देन RBI क्या करेगा? जो भी उनके पास फॉरेन एक्सचेंज का रिजर्व पड़ा हुआ है वो उसकी सप्लाई कर देगा। तो क्या कर देगा? सप्लाई कर देगा। द फॉरेन एक्सचेंज विल सप्लाई द फॉरेन एक्सचेंज फ्रॉम रिजर्व। इससे क्या होगा? मेंटेन बाई टू बैलेंस डिमांड एंड सप्लाई, ताकि डिमांड और सप्लाई को क्या किया जा सके? मेंटेन किया जा सके। समझ आ गया, ठीक है। और इसका पर्पस क्या होता है? टू मीट द इमरजेंसी रिक्वायरमेंट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। जब एकदम रिक्वायरमेंट पड़ जाए तो भैया रिजर्व में, जैसे घर में जो मम्मी ने पैसे सेव कर रखे होते हैं इमरजेंसी में, फिर उसी की रिक्वायरमेंट वही काम आते हैं ना। मम्मी कहती नहीं इतने पैसे मेरे पास पड़े हुए हैं, तो ये उसी तरह से होता है। ये क्लियर हो गया, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका, नेक्स्ट फंक्शन क्या आता है सेंट्रल बैंक का?
कंट्रोलर ऑफ मनी सप्लाई एंड क्रेडिट। इन्फ्लेशन में क्या करना होता है, मनी को कंट्रोल करना होता है। क्रेडिट क्रिएशन क्या करनी होती है, कम करनी होती है। भैया महंगाई बढ़ रही है और लोगों के हाथ में पैसा आएगा तो लोग तो महंगी चीजें खरीदेंगे, तो महंगाई और बढ़ेगी। लेकिन अगर किसी चीज की महंगाई बढ़ रही है, खरीदने वाले लोगों के हाथ में पैसा ही नहीं है, तो उतनी महंगी चीजें नहीं खरीदेंगे, तो अपना महंगाई क्या हो जाएगी, सप्लायर अपना रेट क्या करेंगे, डाउन करेंगे। डिफ्लेशन में क्या होता है, क्रेडिट कंट्रोल बढ़ा देते, क्रिएशन बढ़ जाती है। यानी कि डिफ्लेशन में क्या होता है, जो आरबीआई होता है वो क्या कहता है कि भैया ज्यादा से ज्यादा पैसा क्या है, बैंक कमर्शियल बैंक को कहा था आप मनी की सप्लाई बढ़ा दो। क्योंकि जब इन्फ्लेशन होता है तो क्या कहता है, मनी सप्लाई को क्या कर दो, कम कर दो। बात समझ में आ रही है, ठीक है। तो ये चीज यहाँ पे कहा जा रहा है कि कंट्रोलर ऑफ मनी सप्लाई एंड क्रेडिट मीन्स ड्यूरिंग इकोनॉमिक फ्लक्चुएशन द सेंट्रल बैंक इन्फ्लुएंसेस मनी सप्लाई and credit in the economy by controlling the lending power of the commercial bank। समझ में आ रही है बात, ठीक है। this thus it does through qualitative and quantitative instrument। और वो कैसे करता है, through qualitative and quantitative instrument, जो हमारा इसका लास्ट कंसेप्ट है, ठीक है। the former refers to direction of credit whereas the later refers to the volume of credit। अब इसका मतलब क्या हुआ देखो, सबसे पहले हम बात करते हैं क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट की। तो क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट में सबसे पहले आती है आपकी बैंक रेट पॉलिसी। देखो सिंपल सी बात है, बैंक रेट का मतलब समझ में आ रहा है ना, जिस रेट पर बैंक आपको लोन प्रोवाइड कर रहे हैं। अब हुआ क्या, इन्फ्लेशन हो गया, क्या हो गया, इन्फ्लेशन। तो इन्फ्लेशन में बैंक रेट बढ़ेगा या कम होगा। पहले बैंक क्या चाहता है, सेंट्रल बैंक क्या चाहता है कि भैया क्रेडिट को क्या किया जाए, कम किया जाए। जो लोन दिया जा रहा है लोगों को उसको कम किया जाए। उसका एक ही तरीका है कि भैया रेट बढ़ा दो। रेट बढ़ेगा तो अपना लोग जो है वो इंटरेस्ट की डिमांड क्या करेंगे, लोन की डिमांड क्या करेंगे, कम करेंगे, क्योंकि उनके लिए लोन लेना क्या हो गया, महंगा हो गया। समझ में आ रही है बात। बैंक रेट पॉलिसी में कैसे होता है, कैसे कंट्रोल होता है, इट रेफर्स टू द रेट एट विच सेंट्रल बैंक लैंड्स मनी टू द कमर्शियल बैंक। अब अगर देखो सेंट्रल बैंक जो है वो ज्यादा रेट पर देगा तो ये भी तो आगे ज्यादा रेट पर ही देगा। मुझे कोई 10 की पड़ रही है, मैं आपको कैसे 8 की दे दूं। मुझे कोई 10 की पड़ रही है, मैं आपको 12-15 की दूंगा। भाई कमर्शियल बैंक तो अपने प्रॉफिटाइजेशन के लिए बैठा हुआ है। ये बात समझ में आ रही है। तो सेंट्रल बैंक ने क्या कर दिया, रेट बढ़ा दिया। कब बढ़ा दिया, किसी भी, कब बढ़ेगा वो, इन्फ्लेशन पर। एज ए लेंडर ऑफ लास्ट रिसोर्ट ड्यूरिंग इन्फ्लेशन क्या होता है, एक्सेस डिमांड होता है। द सेंट्रल बैंक इंक्रीजेस द बैंक रेट। तो इन्फ्लेशन में क्या करता है सेंट्रल बैंक, बैंक रेट को इंक्रीज कर देता है एंड रेड्यूसेस द सेम इन द टाइम ऑफ डिफ्लेशन। और डिफ्लेशन में क्या करता है, इसको कम कर देता है। ये कहानी क्लियर। नेक्स्ट आता है आपका रेपो रेट। नेक्स्ट क्या आता है आपका, रेपो रेट। अब रेपो रेट में क्या होता है पहले तो ये समझो। It may be defined as the rate at which central bank lends money to the commercial bank in the event of any shortfall of fund in the short term। सिंपल सी बात है भैया, जो ये रेपो रेट होता है इसको आप ऐसे समझे शॉर्ट रन पर होता है, ठीक है। अब सेम वही चीज, अगर सेंट्रल बैंक चाहता है कि भैया मनी को कंट्रोल करना है, मनी सप्लाई को क्या करना है, कंट्रोल करना है, तो जाहिर सी बात है कि जो सेंट्रल बैंक है वो रेपो रेट हाई रखेगा। कमर्शियल बैंक को अगर ज्यादा इंटरेस्ट पे करना पड़ा उस पैसे के लिए तो वो भी आगे ज्यादा उस पर देगा। ये बात समझ में आ रही है, ठीक है। तो क्या कहा जा रहा है देखो यहाँ पर, इंक्रीज इन रेपो रेट डिस्करेजेस द कमर्शियल बैंक टू बोरो फ्रॉम सेंट्रल बैंक। अब इसको ऐसे भी समझो आप, भैया आपने शॉर्ट रन पे जो पैसा लेना था, अगर इसका रेट बढ़ जाता है तो आप ही नहीं लोगे पैसा। तो अगर कमर्शियल बैंक के पास ही पैसा नहीं जाएगा तो मेरे पास पैसा नहीं तो मैं आपको कहाँ से दूंगा। बोलो समझ में आ रहा है। अगर कमर्शियल बैंक के पास ही शॉर्टेज हो गई तो क्या आगे मनी सप्लाई होगी, नहीं होगी। तो क्या कहा गया यहाँ पर आपको, इंक्रीज इन रेपो रेट डिस्करेजेस कमर्शियल बैंक टू बोरो फ्रॉम सेंट्रल बैंक एंड दस reduces मनी सप्लाई इन द इकोनॉमी, वेरस डिक्रीज इन रेपो रेट, अगर रेपो रेट को क्या कर दोगे, डिक्रीज कर दो, वो कब होगा, डिफ्लेशन में। आपने रेपो रेट डिक्रीज कर दिया, कमर्शियल बैंक ने ज्यादा से ज्यादा पैसा कमर्शियल बैंक ने ले लिया। कमर्शियल बैंक के पास ज्यादा से ज्यादा पैसा आएगा, आगे ज्यादा से ज्यादा लोन देगा। समझ में आ रहा है, क्रेडिट क्रिएट करेगा। डिक्रीज इन रेपो रेट एनकरेजेस बोरोइंग बाय कमर्शियल बैंक एंड दस इंक्रीजेस द मनी सप्लाई इन द इकोनॉमी। ये क्लियर हो गया, ठीक है।
अब इसी चीज का रिवर्स क्या होना चाहिए आपके हिसाब से? अब क्या हो रहा है कि सेंट्रल बैंक जो है वो कमर्शियल बैंक से क्या कर रहा है? बोरो कर रहा है। अब एक बात बताओ, अगर सेंट्रल बैंक चाहता है कि भैया जो पैसा है मनी सप्लाई को कंट्रोल करना है, तो सेंट्रल बैंक क्या कहेगा कमर्शियल बैंक को? भैया जितना आपको लोगों से इंटरेस्ट मिलेगा ना, उससे ज्यादा मैं देता हूँ, ये पैसा मुझे दे दो, बात खत्म। आपसे पैसा मैंने ले लिया, आप आगे किसको दोगे? दोगे नहीं। और आप क्यों नहीं दोगे? आपको इससे थोड़ी ना मतलब, आपको तो पैसे कमाने से मतलब, आपको इससे कोई मतलब नहीं है कि लोगों को देना है, मैं लोगों के लिए बैठा, सोशल वेलफेयर के लिए नहीं आप सोच रहे। उस टाइम पे कमर्शियल बैंक की सोच क्या है कि कहाँ से मुझे ज्यादा इंटरेस्ट मिल रहा है? वो तो सिंपल सी बात है, वो तो एक प्राइवेट, उसकी वो तो एक प्राइवेट बैंक है, वो अपने हिसाब से सोचेगा, अपना बेनिफिट देखेगा कहाँ पर है। तो देखो इसमें क्या होता है, it is the rate at which the central bank of a country borrows money from commercial bank. Increase in repo rate encourages commercial bank to deposit fund with the central bank. जाहिर सी बात है कि भैया अगर रेपो रेट ज्यादा मिल रहा है कमर्शियल बैंक को, वो वही वो किसको देगा फिर? सेंट्रल बैंक, which reducing availability of fund with it, right? This does help in curtailing the money supply in the economy and vice versa. बोलो भाई, ये पॉइंट क्लियर? ठीक है। फिर नेक्स्ट आता है आपका ओपन मार्केट ऑपरेशन। इसमें क्या करते हैं? इट रेफर्स टू द बाइंग एंड सेलिंग ऑफ सिक्योरिटीज बाय द सेंट्रल बैंक फ्रॉम पब्लिक और टू पब्लिक एंड कमर्शियल बैंक। इट सेल्स गवर्नमेंट सिक्योरिटी ड्यूरिंग एक्सेस टू मनी। भैया गवर्नमेंट सिक्योरिटी मैंने सेल कर दी, तो अगर मैंने गवर्नमेंट सिक्योरिटी सेल कर दी तो आपका पैसा मेरे पास आ गया। तो जाहिर सी बात है मार्केट में मनी सप्लाई को मैंने क्या कर दिया? कंट्रोल कर दिया। भाई पैसा होगा नहीं तो मार्केट में आएगा कहाँ से? क्योंकि वो सारा का सारा पैसा मैंने रख लिया। और डेफिशिएंट डिफ्लेशन में मैंने क्या किया? मैंने परचेज करके पैसा आपको दे दिया। एंड बाय सिक्योरिटीज ड्यूरिंग डेफिशिएंट डिमांड। ये क्लियर हो गया? ठीक है भाई, लीगल रिजर्व रेशियो का भी तो रोल है इंपॉर्टेंट। अगर मान लो लीगल रिजर्व रेशियो 10% है, तो अगर बैंक के पास 1 लाख आ गया तो बैंक आगे लोन पर कितना दे सकता है? 90। अब यही लीगल रिजर्व रेशियो अगर मैं 40% कर दूं, तो बैंक के पास 1 लाख आएगा, तो बैंक लोन पर कितना देगा? 60,000। तो ये मैं कब करूंगा? इन्फ्लेशन पर। ये सेंट्रल बैंक कब करेगा? इन्फ्लेशन पर, अगर इन दोनों का कंपैरिजन किया जाए। समझ में आ रहा है क्या कह रहा हूं मैं आपको? यानी कि जितना ज्यादा रेशियो होगा उतनी मनी सप्लाई क्या होगी? कम हो जाएगी। सेंट्रल बैंक कैन इन्फ्लुएंस द क्रेडिट क्रिएशन पावर ऑफ कमर्शियल बैंक बाय मेकिंग चेंजेस इन सीआरआर एंड एसएलआर। सीआरआर का मतलब, जो कमर्शियल बैंक जो होते हैं, रिजर्व जो है वो सेंट्रल बैंक के पास, सी फॉर सीआरआर, सी फॉर सेंट्रल बैंक, ऐसे याद है। ठीक है। It refers to the minimum percentage of net demand and time deposit which commercial bank are required to keep with the central bank. अब क्या होगा? During inflation, when money supply has to be reduced, central bank increases CRR, करेगा ऐसा, ठीक है, and decreases it during the deflation or deficient demand. तो next क्या आता है आपका? Statutory liquidity ratio. It refers to the minimum percentage of net demand and time deposit which the commercial bank are required to keep with itself in the form of cash. By changing the SLR, the amount of credit and hence money supply can be greatly affected. It increase during excess demand and vice versa. Is it clear? ठीक है। इसके बाद लास्ट कंसेप्ट आता है बट नॉट लीस्ट, दैट इज क्वालिटेटिव। क्वालिटी में सबसे पहले क्या आता है आपका? मार्जिन रिक्वायरमेंट। आप मार्जिन रिक्वायरमेंट को कैसे समझोगे? मार्जिन रिक्वायरमेंट रेफर्स टू द रेट ऑफ डिस्काउंट डिटरमाइंड बाय द सेंट्रल बैंक। मार्जिन होता है क्या? जैसे कि मान लो आपकी कोई प्रॉपर्टी है, उसकी मार्केट वैल्यू 1 लाख हो, ठीक है, आपने लोन के लिए अप्लाई किया, और मार्जिन जो बैंक ने रखा हुआ वो 10% रखा हुआ है, तो बैंक इसकी वैल्यू 1 लाख नहीं लगाएगा, कितनी लगाएगा? 90,000। और बैंक चाहता है कि मनी सप्लाई को कंट्रोल करना, तो इस मार्जिन रेट को क्या करेगा? बढ़ा दिया जाएगा। मान लो उसको कर दिया 40%। अब आप 1 लाख रुपए की मार्केट वैल्यू पे आपको बैंक कितना लोन ऑफर करेगा? 60,000। तो मोस्ट ऑफ द टाइम आप क्या कहोगे? मना ही करोगे। ये 1 लाख के पेपर देके मुझे आपसे 60,000 रुपए दे दो, तो हो गया ना आपका, आप डिस्करेज हो गए कहीं ना कहीं। तो ये चीज यहाँ पर बताई गई है, देखो, from which securities provided by borrower are discounted and for the balance loan is provided to the borrower.
मतलब उतना अमाउंट कट करके। सपोज बोरोवर प्रोवाइड द प्रॉपर्टी वैल्यू ₹1 CR। अब आपने जो प्रॉपर्टी की पेपर रखवाए हैं, जो मॉर्गेज करवा रहे हो जो भी है, उसकी वैल्यू कितनी है? 1 CR। एंड द मार्जिन रिक्वायरमेंट इज 10%। नाउ इन दिस केस बोरोवर विल गेट द लोन ऑफ ₹90 लाख। ये क्लियर हो गया? ठीक है। इफ द मार्जिन रिक्वायरमेंट विल इंक्रीज, बोरोवर विल गेट द लोन ऑफ लेसर अमाउंट। अब इसी को बैंक और बढ़ा दे, 10 की जगह 20% कर दे, तो आपको कितना मिलेगा? 80 लाख मिलेगा। अगेंस्ट सिक्योरिटीज, दिस विल डिस्करेज द पब्लिक टू टेक लोन एंड कॉन्सिक्वेंटली मनी सप्लाई इन द इकोनॉमी विल डिक्रीज एंड वाइस वर्सा। ये क्लियर हो गया? ठीक है। और नेक्स्ट आता है आपका मॉरल सीजन। मॉरल सीजन को किस तरह से डिफाइन करोगे? इट रेफर्स टू अपील नॉट आउट। अपील होती है भैया, काइंड ऑफ एक रिक्वेस्ट हो, ठीक है। आपके आगे अपील कौन करता है? सेंट्रल बैंक करता है। ऑफ एन इकोनॉमी टू एक्सपेंड और कंट्रोल क्रेडिट। भाई इस टाइम पे इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, तो कमर्शियल बैंक से एक अपील की जाती है कि भैया इसको क्रेडिट क्रिएशन है उसको कम किया जाए, ठीक है। टू कंट्रोल मनी सप्लाई, सेंट्रल बैंक विल अपील फ्रॉम टू कमर्शियल बैंक। फ्रॉम की जगह टू आएगा। टू प्रोवाइड लोन फॉर सिलेक्टिव पर्पसेस ओनली। इनको कहा था कि सिर्फ सिलेक्टिव पर्पस जो जरूरी है बस वही लोन प्रोवाइड, हर चीज पे मत दो। फॉर एग्जाम्पल नॉट टू प्रोवाइड पर्सनल लोन बियॉन्ड अ स्पेसिफिक लिमिट। और पर्सनल लोन दे भी रहे हो स्पेसिफिक लिमिट से बाहर आपको नहीं देना। तो ये आपका कंप्लीट रिविजन था यूनिट 2 का। क्लियर होगी सारी चीजें? ठीक है।